संगीत को समझने की जो शक्ति और जो क्षमता है वो दी थी कि कहाँ सुर क्या लग रहा है, कहाँ कोई गलत सुर लग रहा है, तो ये ज़रूरी होता है बहुत। बचपन से बड़े होते होते बहुत बड़ा एक पैशन और बहुत बड़ा जुनून था मेरे सर पे। या तो अगर मैं म्यूजिशियन नहीं होता तो या तो मैं क्रिकेट में कुछ कर रहा हूँ। शाहरुख खान मेरे फेवरेट एक्टर हैं, तो वो उनकी एक्टिंग में वो गाना और यस बॉस के गाने जो उसका पियानो का इंट्रो है, आपको उसी इतना दायरा है, इतने दायरे में रह के ही गाना। जी नमस्कार, मेरा नाम अश्विनी अग्रवाल और एक बार फिर हाजिर हैं हम आपके साथ एक सेलिब्रिटी के साथ डायरेक्ट टू पब्लिक में। आज जिस सेलिब्रिटी के साथ हम लोग हैं, मतलब शायद बहुत से लोग तो जानते ही होंगे, 100% जानते होंगे, कनाडा में बहुत बार आ चुके हैं ये। और जो नहीं जानते मैं बता दूं, ये वो सेलिब्रिटी हैं जिसके गाने आप अक्सर गुनगुनाते हो, बट आपको नहीं पता कि उन गानों के पीछे, उन गानों की आवाज के पीछे, जिस आवाज को आप दिन रात गुनगुनाते हो, कोई और नहीं, हमारे अमन त्रिखा हैं। अमन त्रिखा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के हमारे पॉडकास्ट डायरेक्ट टू पब्लिक में। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर कमिंग एंड ज्वाइनिंग मी टुडे। और आपको मुझे मालूम है बहुत बिजी स्केड्यूल है आपके कनाडा के अंदर, जिस रीजन से आप आए हैं। तो शुरू करते हैं एक बार अपने सभी लिसनर्स के साथ और देखने वालों के साथ थोड़ा सा आपके बारे में बताना जानना शुरू करते हैं। जी अमन जी, सबसे पहला क्वेश्चन तो हम सबसे एक ही पूछते हैं, हमारा एक ना थंब रूल बना हुआ है गेस्ट से। आप कनाडा में पहली बार कब आए थे? मैं सर आया 2018 में, 2018 में। और पर्पस क्या था उस समय? इवेंट्स के लिए आया था, शोज थे, परफॉर्मेंसेस थी, लाइव परफॉर्मेंसेस, तो वहीं से शुरुआत हुई। और कितनी बार आ चुके हैं अब तक आप कनाडा में? मैं 4-5 दफे आ चुका हूँ। 4-5 बार आके परफॉर्म कर चुके हैं जी। सो इस बार आने का कारण? बीच में ऐड करना चाहूंगा, बीच में कोविड हो गया 2021, 1.5-2 साल ऐसे थे, नहीं तो उसमें भी जरूर कुछ ना कुछ होता। तो क्योंकि जब मैं 2018 में आया था तो बहुत अच्छी रिसेप्शन, बहुत अच्छा ऑडियंस का फीडबैक, और पहले से भी यहाँ पे मेरे गाने चाहने वाले, मुझे मेरी कला को चाहने वाले बहुत लोग थे, एंड दे वांटेड सिंस अ लॉन्ग टाइम कि मैं यहाँ आऊँ, परफॉर्म करूँ। तो उस दौरान जो था वो बहुत अच्छा एक अमन जी, इसमें तो रिसेप्शन कोई मिली। राय नहीं है कि जो लोग देख रहे हैं, अगर इन्हें पता लग गया कि आपने कौन कौन से गाने गाए हैं, दे लव टू मीट यू टुडे एज वेल। थैंक यू। अगर पहले नहीं मिले तो अभी भीड़ लग जाएगी इनकी कि नहीं अमन जी आए हमें मिलाओ, और बताते हैं हम अभी आपको थोड़ी देर में कि कौन कौन से गाने अमन जी ने गाए हैं। तो इस बार आने का पर्पज क्या है अमन जी? बिजनेस ट्रिप है बेसिकली, वर्क मीटिंग्स हैं कुछ यहाँ पे, कुछ प्रोजेक्ट्स डिस्कशन चल रही है। लास्ट टाइम जब मैं आया था तो वो शुरुआत हुई थी प्रोजेक्ट्स की, अभी नेक्स्ट लेवल पे ले जाने की कोशिश हो रही है और आगे चीजों तो की उम्मीद कर सकते हैं हम कि नेक्स्ट ईयर कुछ बड़ा कोई धमाका लेकर आ रहे हैं आप? एब्सोल्युटली सर, बिल्कुल। आप लोगों की दुआएं रही, आपका साथ रहा। बिल्कुल नहीं नहीं, बिल्कुल। हमारे सारे दर्शक जब तक आपके साथ हैं, इतने सुंदर सुंदर गाने गाते हैं आप। तो चलिए शुरू करते हैं थोड़ा सा अमन जी की बैकग्राउंड के बारे में जानने के। अमन जी एक सिंगर हैं, मैं पहले बता दूं, लेकिन अमन जी का बैकग्राउंड बिल्कुल भी सिंगिंग से कोई ताल्लुक नहीं रखता। तो बड़े कम लोग ऐसे होते हैं। तो आइए थोड़ा सा जानते हैं अमन जी की बैकग्राउंड के बारे में। हाँ जी अमन जी, थोड़ा बताएं अपनी बैकग्राउंड के बारे में। पेरेंट्स थोड़ा क्या करते थे, या क्या वो भी सिंगिंग में थे, बिजनेसमैन थे, क्या करते थे वो, या क्या करते हैं अभी? सिंगिंग तो नहीं के कहूंगा मैं, सिंगिंग शौकिया तौर, म्यूजिक का बहुत शौक है। नॉट इनटू फ्रॉम इंडस्ट्री, नॉट राइट? फ्रॉम द इंडस्ट्री, कमर्शियल म्यूजिक आवाज अच्छी से कोई वैसा रिश्ता नहीं है, पर रुझान बहुत है, पैशन है म्यूजिक के लिए। म्यूजिक लिसनर, म्यूजिक लवर जैसे बोलते हैं, गजल हो गई या अच्छा म्यूजिक जो है, डेप्थ वाला, गहराई वाला, मीनिंगफुल म्यूजिक, शेर व शायरी है, क्लासिकल म्यूजिक है, कवालियां हैं, और ये तो हमारे जितने वाले भी शौक हो गए ना, जी कभी गाए बिल्कुल तो नहीं? बिल्कुल बिल्कुल, जैसे एक हर एक हाउस होल्ड में होता है। और मेरी जो मॉम है वो पंजाब से बिलोंग करती है, पंजाबी है, मैं पंजाबी हूँ, पंजाबी ब्राह्मण हूँ। सो आई एम उनका जो होम टाउन है फिरोजपुर, वहाँ पे वो जब वो बड़े हो रहे थे तो गजल्स का बहुत शौक उनको था। और वहाँ पे बॉर्डर से 10 किलोमीटर दूर ही है वो।
मुझे पता है, मैं फिरोजपुर रहा हूँ, बहुत प्यारी जगह है जी। अच्छा, लोग अच्छा, बहुत अच्छा। प्यारे हैं, जगह बहुत प्यारी है। मैं ज्यादा समय नहीं रहा, कुछ समय रहा हूँ फिरोजपुर में, बॉर्डर के ऊपर ही है। हाँ जी, हाँ जी। तो इट इज अ ब्यूटीफुल प्लेस जी, तो वहाँ पाकिस्तान रेडियो और पीटीवी जो है वो कैच करता था। यस। तो वो उस टाइम की बात कर रहा हूँ 70s की, मिड 70s। उस समय एंटीना ही होता हाँ था। एंटीना, तो वहां से रात को 11:30 बजे ट्रांसमिशन होता था, और रेडियो का भी और टीवी का भी। तो मेहंदी हसन साहब, फरीदा खानम, इन लोगों की, गुलाम अली साहब, क्या इनकी बात सब गजलें आती थी तो लिखते थे। तब कहाँ कोई इंटरनेट, कुछ भी नहीं, तो लिखा जाता था एक एक वर्ड सुन के। इतना शौक, इतना पैशन था। तो वही पैशन मुझे कहीं ना कहीं, मुझे लगता है वहां से मुझे मिला है, गाने का और उस गूढ़ता का और संगीत के प्रेम का। और वहां से शुरुआत हुई चीज। और डैड भी मेरे काफी म्यूजिक लवर हैं। तो और फिरोजपुर रहना हुआ आपका? जी जी, तो फिरोजपुर आप भी गए वो बॉर्डर देखने, जो पुल से बिल्कुल, वो हुसैनी वाला। झरोखों से जी बॉर्डर, हाँ जी से जी जी जी। और भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, हाँ उनकी हाँ बिल्कुल, समाधि है वहां पे वहाँ। रेलवे ट्रैक है, समाधि है। रेलवे यस ट्रैक है वहां यस। पे, और वहीं पे खत्म हो जाती है ट्रैक। तो बहुत हिस्टोरिक और बहुत नॉस्टैल्जिक जगह है वो। और शेरशाह वली उनकी वो है, समाध है वहाँ। पीर बाबा जो है, जिनको बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। फिरोज शाह वली बोलते हैं, जिन्होंने, समझते हैं कि वो इंडिया पाकिस्तान के 71 के वॉर में, उन्होंने, तो मेरी मॉम ने देखा हुआ, आंखों देखा। आप देखें, हमारे एक राष्ट्रीय बैंक है, पंजाब नेशनल बैंक जी ऑफ जी जी इंडिया, जी। उसकी जो सबसे पुरानी, सबसे हेरिटेज ब्रांच है, हम्म। वो भी बॉर्डर क्रॉस करके लाहौर में है। और इनफैक्ट फिरोजपुर वाली ब्रांच भी बहुत पुरानी है, बट वो कहते हमारी जो मेन ब्रांच है, वो हेरिटेज ब्रांच है, वो लाहौर में है। कहते जी पहली ब्रांच जो खुली थी वहां खुली थी जी हमारी। जी जी सो जी। फिरोजपुर में अपने आप में लोग बहुत अच्छे हैं, बिल्कुल बातचीत में बहुत अच्छे हैं, प्यार बहुत है लोगों के अंदर आज भी। बहुत ही सादगी वाले लोग हैं, मैंने ये देखा है। जो बिल्कुल। मैंने वहां पे 4-6 महीने अपना वक्त गुजारा, तो मुझे बड़ा अच्छा प्यार जी मिला वहां से। जी जी, एब्सोल्युटली। सो मॉम मेरी केवी केंद्रीय विद्यालय जो स्कूल है, उनकी टीचर रही हैं, साइंस टीचर। शी रिटायर हुई हैं अभी 2020 में। मेरे डैड जो है एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में जनरल मैनेजर रिटायर हुए 2016 में। तो ऐसा बहुत ही स्टूडियस, अब आप सोच सकते हैं कि घर में दो दो टीचर्स हैं एक तरीके से, तो एकदम ही स्टूडियस सा माहौल है। मेरा छोटा भाई है, वो 6 साल छोटा है मेरे से, वो भी, मैं भी केवी से पढ़ा हूँ, वो भी केवी से पढ़ा। तो हम लोग वैसे ही एक एनवायरनमेंट में थे कि जहाँ पढ़ाई प्रधान जो है, कि पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, पहले पढ़ाई, एकदम स्टडीज में हाँ, बहुत तो अच्छे जॉब से में जाना है, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट इंजीनियर में बनना है, जाओ, मेडिकल बिल्कुल में, ठीक है। क्योंकि मेरे पूरे खानदान में भी पीछे से सब डॉक्टर्स हैं और सब क्लास 1 गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं। बैंक्स में जैसे कहा आपने, तो वैसे भी हैं। तो नो वन वाज फ्रॉम दिस इंडस्ट्री, और ये इस माहौल से कोई वाकिफ नहीं था। तो कभी सोचा था फिरोजपुर में या रह के, या कहीं पर भी, आप मुंबई में रहे हो वैसे तो ना? मैं तो जन्मा बॉम्बे में ही हूँ। हाँ, तो कभी सोचा था कि फिल्म इंडस्ट्री को टच करोगे, छुओगे, जाओगे, या ये गाने गाओगे, एक्टिंग करोगे? बचपन म्यूजिक में, जो कह सकता हूँ कि बचपन से ही संगीत का शौक था मुझे। वो अंदर गॉड गिफ्ट, सरस्वती माँ की कृपा और उनका आशीर्वाद था कि संगीत को समझने की जो शक्ति और जो क्षमता है वो दी थी, कि कहाँ सुर क्या लग रहा है, कहाँ कोई गलत सुर लग रहा है। तो ये जरूरी होता है बहुत, क्योंकि लोगों को अगर यही नहीं पता होगी गलत सुर कहाँ लग रहा है, तो आप कैसे समझोगे कि सही सुर क्या है। बिल्कुल तो ठीक वो बात। जो सुर ज्ञान है जिसको कहते हैं हम, तो वो ऊपर से माँ सरस्वती की माँ कृपा है, सरस्वती इसमें की कोई शक देन नहीं। थी। और वहीं से फिर शुरू हुई, मैं कीबोर्ड्स बजाना शुरू किया जितना मैंने। मैं आपको जानता हूँ, मुझे लगता है तो बहुत बड़ी माँ सरस्वती की कृपा है आपके ऊपर, कि एक ऐसे परिवार से निकलना जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज थे जी और पढ़े लिखे थे। और उस टाइम में एक चीज और थी कि वो लोग कभी नहीं चाहते थे उनकी बेटी या बेटे ज्यादा बॉलीवुड की तरफ जाएं। उन्हें आप पढ़ लिख के, टाई लगा के ऑफिसर बने, कुछ बढ़िया सिक्योर सिक्योर जॉब एक, हो, हाँ। सिक्योरिटी मैं भी हो। बड़ा प्रोटेक्टेड चाइल्ड रहा हूँ इसी तरीके से, जी कभी हम अफसर हैं, हमारा बेटा अफसर बनेगा, टाई लगाएगा, ऑफिस में बैठेगा, लोग जी, सलाम करेंगे, है एब्सोल्युटली। ना। सो एक पावरफुल पोजीशन होगी। जी जी जी। सो जब आप इंजीनियर बने, तो ये जो सॉन्ग्स का सिलसिला आपके साथ शुरू हुआ, सिंगिंग का, कि भाई आपका सिंगिंग की तरफ रुझान बढ़ा ज्यादा। एक तो होता है कि अभी शौक से हम गा रहे हैं, घरों में गा रहे हैं, स्कूल में बहुत बच्चे गाते हैं, क्लास में खड़े करते थे जी आज ये गाना गाएगा, वो एक अलग चीज थी। बट आपका जो सोच आई कि प्रोफेशनल सॉन्ग शुरू करूं मैं अब, या मैं कुछ कर सकता हूं, तो वो कहाँ से शुरू किया आपने? जी, मैं तो गाना ही मैंने शुरू किया 2005 में, मैं कह सकता हूँ। तब मुझे पता चला कि मैं गा सकता हूँ, और उससे तब पहले आप तो गला ही नहीं खुला था। कॉलेज में थे या फर्स्ट यूनिवर्सिटी ईयर में? इंजीनियरिंग में था मैं। इंजीनियरिंग कहाँ से किया आपने? इंजीनियरिंग मैंने बॉम्बे से, बॉम्बे मुंबई से ही की है। यूनिवर्सिटी, ठाकुर कॉलेज है हमारा। हाँ। तो वहीं से इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन मेरी तो फील्ड। कैसे अचानक, कैसे अचानक सॉन्ग्स की तरफ ही क्या हुआ कि आपने कहा कि नहीं मुझे अब यार
इंजीनियरिंग कर रहा हूँ तो सॉन्ग्स में जाना है, क्या हुआ? ऐसा कौन सा सॉन्ग लुभा गया या ऐसा कोई किरदार लुभा गया आपको कि लगा कि नहीं यार ये सॉन्ग मैं गाऊंगा, खड़े हो? और पहली बार कब आके आपने मंच पे गाया इस तरीके से? मुझे लगता है कि जैसे मैं अभी बताया कि संगीत शुरुआत से बचपन से ही चलता आ रहा था। तो दो मेरे पैशन थे म्यूजिक को गिन के, एक तो म्यूजिक था, संगीत, और दूसरा था क्रिकेट। तो ये दो चीजें बचपन से बड़े होते होते बहुत बड़ा एक पैशन और बहुत बड़ा जुनून था मेरे सर पे। या तो अगर मैं म्यूजिशियन नहीं होता तो या तो मैं क्रिकेट में कुछ कर रहा होता। तो ऐसा ऐसा ही था पूरा कि अब हुआ ये, जब बॉम्बे से हम लोग दिल्ली शिफ्ट हुए 2000 नहीं, 1986 में मेरा जन्म हुआ। 91 में हम लोग बॉम्बे से दिल्ली शिफ्ट हुए। तो दिल्ली में जब हम लोग जा रहे थे तो मेरा जो कीबोर्ड था, जो मैं 4-5 साल की उम्र में से बजाना शुरू किया मैंने खुद से, बाय गॉड्स गिफ्ट, तो वो जो है इस शिफ्टिंग के चक्कर में वो जो है वो गुम गया। अच्छा, गुम गया। हाँ, उन्होंने चोरी कर लिया, जो मूवर्स पैकर्स थे उन्होंने। तो अब ये चीज हुई तो मैं बहुत दुखी था, ऑब्वियसली मैं बहुत दुख हुआ, बहुत सैड हुआ मैं कि अब ये चीज जो है ये मेरी प्राइज पोजीशन थी एक। और उसके बाद फिर वो म्यूजिक जो थोड़ा सा बैक सीट ले गया, क्योंकि पढ़ाइयाँ शुरू हो गई, सेकंड स्टैंडर्ड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ स्टैंडर्ड। उससे आई थिंक मैं 7th स्टैंडर्ड में था तो डैड ने गिफ्ट किया था बर्थडे में मुझे कैसियो का SA-35। तब वहां से वापस से म्यूजिक के साथ जो एक लगाव था, हाँ, एक जो रियूनियन था, एक जो जुड़ाव था, वो जुड़ा, फिर उसे शुरू किया। और तब परदेश का वो गाना 97 में आया था, ये दिल दीवाना दीवाना है ये दिल। शाहरुख खान मेरे फेवरेट एक्टर हैं, तो वो उनकी एक्टिंग में वो गाना, और यस बॉस के गाने, जो उसका पियानो का इंट्रो है, चांद तारे तोड़ लाऊं, सारी दुनिया पर मैं छाऊं, बस इतना तक। तो ये सब चीजें बहुत, स्कूल बस में जाते थे तो ये गाने बजते रहते थे। दुनिया जहान के जो भी गाने बज रहे हैं वो एक मेमोरी में के तौर पे बजते रहते थे कि अभी वायलिन का सेक्शन आएगा, अभी गिटार बजेगी, अभी सैक्सोफोन आएगा, अभी पियानो। तो कहीं ना वो मैं उसी जगह पे आ रहा हूँ जो आपने क्वेश्चन पूछा, कि वो बैक ऑफ द माइंड में आपकी फीड इन होते रहती है चीज मेमोरी में। तब भले ही उसका आउटपुट ना निकले, वो आपका अंदर से वो चीज जो है बाहर अंदर से ना आए, पर बाद में जाके कहीं ना कहीं तो वो विस्फोट होना ही होता है। वो विस्फोट हुआ इंजीनियरिंग में आके, कि कट टू 2005 हो गया, 97 से 2005, मतलब 8 साल हो गए। 2005 में जो इंजीनियरिंग में हाँ, आपने शुरू किया, वो कहाँ, किसी स्टेज परफॉर्मेंस से स्टेज शुरू परफॉर्मेंस किया? एक्चुअली हुआ ये कि मैं क्लास में था, मैं ये वाकया बहुत सारे इंटरव्यूज में बता चुका हूँ, जो लोग मुझे जानते हैं। ओके। तो बट शुरुआत, एक्चुअल पॉइंट यही था कि लेक्चर चल रहा था इंजीनियरिंग का ही, और एक टीचर थे जो पढ़ा रहे थे। अब मैं थोड़ा सा गुनगुना रहा था कुछ ऐसे, कुछ तो कोई तो गाना था, मुझे याद नहीं, लेकिन मेरे साथ जो बैठा हुआ था मेरा दोस्त, वो बोलता यार तू, और फिर मैं रुक गया थोड़ा, बोलता नहीं तो अभी जो तू कह रहा, गुनगुना रहा था ना, कुछ वो करते रहे, क्योंकि बड़ा ही बोरिंग सा लेक्चर है। हाँ, तो टाइम अच्छा पास नहीं हो रहा है, तो अच्छा लग रहा है सुनने में, तू करते रहे, एंटरटेनमेंट हो रहा है एक। कहा यार तुम्हारा एंटरटेनमेंट हो रहा है, अगर उसने पकड़ लिया तो मैं क्लास से निकाला जाऊंगा। तो खैर वो तो चीज हो गई। अब ये बात ना फैलने लग गई क्लास में और दूसरे सेक्शंस में कि यार ये बंदा ना गाता है थोड़ा, और बड़ा जो गाता है ना दिल को बहुत अच्छा छूता गाता है। ठीक है, दिल को छूती है आवाज, पता नहीं अच्छी लग, मुझे नहीं पता कि तुम गाते हो कि, हमेशा पूछते थे अरे कहाँ से सीखा, कब से शुरू। मैंने कहा क्या, मैं तो ऐसे ही गा रहा हूँ यार, म्यूजिक मुझे थोड़ा कीबोर्ड बजाता हूँ मैं, लेकिन मैं गाया नहीं, कभी गला खुला नहीं। पर और होता ही, और क्या होता था, हमारी वर्कशॉप चलती थी, मैकेनिकल वर्कशॉप होती है इंजीनियरिंग में, तो बड़े बड़े हॉल्स होते हैं, तो उसमें रिवर्ब गूंजती आवाज, एको बहुत अच्छी होती है। या तो वहां पे थोड़ा साइड में जाके, खाली ऑडिटोरियम में चले जाओ तो लंबे लंबे हॉल्स होते हैं, तो दिल करता वहां सीटी बजाने का या हाँ, कुछ गाने तो गाने का तो एक गुनगुनाने का। नेचुरल रिवर्ब आपको एको मिलती है, गूंजती आवाज। तो वैसे मैं थोड़ा हल्का हल्का करता था, और फिर बाहर से लोग आते थे दूसरे सेक्शंस के कि यार वो गाना सुना दे यार, तेरी आवाज में बड़ा अच्छा लगता है, बहुत दिल को सुकून मिलता है। तो ऐसी जब चीजें होने लग गई ना, और बोले कि फिर एट द सेम टाइम संयोग से मेरे कॉलेज का एनुअल फंक्शन आ रहा था, कल्चरल फेस्टिवल। तो कल्चरल फंक्शन में सिंगिंग कंपटीशन भी होता है, तो बोलता है यार, और इंडियन आइडल और ये सब कंपटीशन जस्ट शुरू हुए थे, फर्स्ट सीजन शुरू चल रहा था। तो लोगों ने कहा चल वहां पे तो तू नहीं जा सकता, अपने कॉलेज का तो अभी चल रहा है,
तो वहां पे जाके तू ऑडिशन दे और पार्टिसिपेट कर। मैंने कहा यार कहाँ ऑडिशन, क्या पार्टिसिपेट, मैं तो इतनी ऐसे ही लंबी कर लाइन रहा में हूँ। लगना। नहीं, यहाँ पे कॉलेज अच्छा, में ही, कॉलेज में। कॉलेज का ही फंक्शन जो है, हाँ तो हाँ। कॉलेज में तो हो। तो मैंने कहा नहीं यार, फिर बहुत प्रेशर किया, तो फिर मेरा आई मेड अप माई माइंड कि चलो ठीक है देखते हैं। ऑडिशन दिया अपने, टीचर्स ही ऑडिशन ले रहे थे जो थोड़ा म्यूजिक वही जानते अपने हैं, कॉलेज के ही लोग थे कॉलेज के सारे, जो सीनियर म्यूजिक वही थे, जानते हैं, जो बिल्कुल। गाते हैं, थोड़ा अपना उनका हाँ हॉबी है, तो थोड़ा जिनको सुन के समझ में आएगा हाँ सुर में है क्या नहीं, उन्होंने किया। पहला गाना हुआ, फिर मैं सिलेक्ट हो गया नेक्स्ट राउंड में। फिर जब मैं सिलेक्ट हुआ फाइनल राउंड में, जहाँ पे आई थिंक 6-7 लोग थे, 6-7, हाँ 6-7 लोग थे, जिसमें सेकेंड ईयर वाले मैं, और मैं फर्स्ट सेमेस्टर का, सेकेंड सेमेस्टर का फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर वाले भी हैं, थर्ड ईयर वाले भी हैं, फाइनल ईयर वाले भी हैं, जो लोग बचपन से सीखते आ रहे हैं, वो भी। कर्नाटिक सीखते आ रहे हैं। एक लड़की थी जो फाइनल ईयर में थी, जिनके साथ मेरी पेयरिंग हुई डुएट के लिए। सोलो राउंड था कि एक राउंड होगा सोलो सिंगिंग का और एक राउंड होगा डुएट का। तो डुएट वाला जो सॉन्ग था वो सिलेक्ट किया तू ही रे, हरिहरन जी और कविता कृष्ण, ये रहमान साहब का जो बॉम्बे बहुत फिल्म पॉपुलर का जी। सॉन्ग है। तो जब मैं उनकी रिहर्सल के लिए जाता था, साथ उनके घर गया था एक बार, वो लड़की के उनके, तो उनके जो मॉम डैड थे वो सुनते थे, बोलते हैं बेटा कब कब से, कहाँ से सीख रहे हो और कब से सीख रहे हो। मैंने कहा अंकल अभी तो कुछ शुरू ही नहीं किया, अभी तो मुझे ही पता चला कि मैं ऐसा गा सकता हूँ, 10 दिन जुम्मा जुम्मा हुए हैं। बोलते नहीं नहीं आप मजाक कर रहे हो। मैंने कहा नहीं मजाक तो मैं काश कर रहा होता, लेकिन ये मजाक नहीं है, सच हकीकत है। तो वहां से शुरू हुई चीज, और अल्टीमेटली मैं सेकंड प्राइज मुझे मिला वहां उस मंच पे। सबसे पहला जो मेरा परफॉर्मेंस था स्टेज पे, ये मेरे ना कॉलेज का ऑडिटोरियम था। अमन जी बहुत बड़ी बात है, अगर आप फिरोजपुर में होते, वहां किसी कॉलेज के अंदर सिलेक्शन हो रही होती और आप आगे निकल जाते, जबकि आपका फर्स्ट अटेम्प्ट था ये, तो समझ में आता है कि हाँ यार सिंगर था, चलो हो गया। लेकिन मुंबई जैसे शहर में या दिल्ली जैसे शहर में, जितने बड़े अर्बन सिटीज हैं, चंडीगढ़, यहाँ पर तो पहले ही इतना रश होता है, इतना क्राउड होता है कि आपको पहला राउंड से दूसरे, दूसरे से फाइनल राउंड में पहुंचना बहुत बड़ी बात होती है। जी और आप बिल्कुल कह रहे हो कि अगर 6-7 लोग फाइनल राउंड के अंदर थे तो उसके अंदर आपका सिलेक्शन होना, वाकई मैं समझ सकता हूँ। एक अर्बन एरिया में जो लोग कंपटीशन में पार्ट लेते हैं वो समझ सकते हैं कि कितना मुश्किल होता है इवन किसी यूनिवर्सिटी या कॉलेज के अंदर भी अपने आप को सिलेक्ट करवा पाना किसी परफॉर्मेंस के लिए। So it was not easy, right? जी। It was not easy. I can totally believe this. So उसके बाद, ये तो कॉलेज हो गया, इसके बाद जब ये इसी परफॉर्मेंस के बाद जब सेकंड पोजीशन, सेकंड प्राइज मिला मुझे, तो उसके बाद मुझे लोगों ने कहा कि आई थिंक हैव यू थॉट अबाउट इट कि प्रोफेशनली इसको लिया जाए, क्योंकि अगर इस पे थोड़ा काम करो तुम तो, बिकॉज यू हैव सच ए यूनिक वॉइस, किसी से यू आर नॉट इमिटेटिंग एनीवन, किसी की नकल नहीं उतार रहे हो, अपनी डिफरेंट एनर्जी अपनी है एक बिल्कुल। डिफरेंट इंडिविजुअलिटी है वॉइस में, और अलग ही वॉइस है। एंड सबसे बड़ी बात, इट टचेस, आप जो भी सुन रहे हैं पहली बार ना, तो वो टच, उसको एक कनेक्ट और एक वो अटेंशन जो है वो एकदम लॉक हो जाती है उसके साथ इस इंसान की। तो दिस इज अ वेरी स्पेशल फीचर। तो आई थिंक यू शुडंट। तो मुझे याद है एक दो लोगों ने ऐसा कहा था, तो तब तो मैंने इतना सीरियसली नहीं लिया, लेकिन बैक ऑफ द माइंड वो चीजें शुरू हो गई थी, क्योंकि मैं इतना जुनून आ गया था म्यूजिक का मुझ में कि पीछे नोटबुक्स के लिखना कि ये गाने में क्या बज रहा है, ये गाने का क्या स्केल है, क्या है इसमें, क्या कौन से फिल्म का है, क्या, तो वो उसका ट्रिविया और उसकी पूरी इंफॉर्मेशन। तो दैट टुक माय पैशन एंड माय मैडनेस फॉर म्यूजिक टू अनदर लेवल। वो एक, और वो इतना लेवल हो गया कि थर्ड सेमेस्टर में मैं सारे सब्जेक्ट्स में फेल हो गया इंजीनियरिंग में। जो इंसान ने कभी टॉप 3 के नीचे देखा ही नहीं अपने 12th तक, 12th में मेरे 95% पीसीएम पेरेंट्स का वेलकम कैसा फिजिक्स। था फिर? पेरेंट्स को तो पहले बताया नहीं भाई, मेरे को समझ में नहीं आ रहा था बताऊं कैसे। जिस बच्चे ने टॉप किया है पूरी जिंदगी, वो अगर टीचर्स का बच्चा, वो भी, हाँ, टीचर्स का सबसे बच्चा, बड़ा खौफ तो सबसे बड़ा एक रोब होता था शहर में, टीचर, टीचर है जी इसके, आपको पता इसीलिए ही, इसीलिए टॉप करता है जी ये। जी जी। तो ये बड़ा मतलब वो था एक सेंसिटिव और बहुत टफ टाइम था कि समझ में नहीं आता, दो रहा था। अब वहां पे ये मुझे तो अंदर से एक आवाज आ गई थी तो कि ये हुआ पेरेंट्स कि इस मौके पे, जो आपके पेरेंट्स थे, जब उन्होंने देखा कि यार ये
उन्हें पता तो है ही है, बड़े हैं, हाँ, उन्हें पता है कि ये फेल क्यों हुआ, ये गाने के अंदर इसका ज्यादा दिमाग लग रहा है, ये वहीं पे रोल अराउंड कर रहा है बार बार, और अब इसको पढ़ाना भी जरूरी है, इंजीनियरिंग कर रहा है, छोड़ नहीं सकता, इंजीनियरिंग इज अ कैरियर, उनके लिए तो इंजीनियरिंग ही कैरियर था, करेक्ट। क्योंकि मुंबई के अंदर बॉलीवुड स्टार बनना कोई ऐसी हल्की फुल्की चीज नहीं है कि कोई माँ बाप सोचे कि मेरा बच्चा बन जाएगा, जबकि वो उस लेवल के म्यूजिशियंस को ना जानता हो, उनका कोई अपना सर्कल ना हो, फ्रेंडशिप ना हो, या उस माहौल में ना हो। गाना सुनना समझना अच्छा लगना एक अलग बात होती है, बट जब तक आपके कोर रिलेशंस नहीं है इंडस्ट्री के अंदर, आप किसी को वहां जानते नहीं हो, उस समय सोच रहे ना कि हमारे बेटे को बॉलीवुड में खड़ा कर देते हैं, तो इट्स नॉट इजी जी। सो उस समय पेरेंट्स ने कैसे मोटिवेट किया आपको, या क्या राह दिखाई आपको, जो दो राहें थी कि भाई इंजीनियरिंग करनी है या प्रोफेशन चूज करना? पेरेंट्स तो चाहते ही थे कि मैं इसको कंटिन्यू करूं, इंजीनियरिंग को, प्रोफेशनल कोर्स है, डिग्री कोर्स है, तो इसको कंप्लीट करूं और साइड बाय साइड अगर इसको एज अ हॉबी रख सकूं तो अच्छा है। पर जो ऊपर वाले को कुछ और ही मंजूर था कि वो तो देखो, मैं कई बार, हमारे यहाँ पहले भी स्टोरीज हुई हैं, मैं यही कहता हूँ कि हमने जो फ्यूचर में करना है ना, वो भगवान आज हमें कहीं ना कहीं दिए जा रहा है, बट हमें नहीं पता। हाँ जी, जब कभी आज हम जब कोई डिफिकल्टीज फेस करते हैं, तो हमें याद आता है कि यार आज से 25 साल पहले, 20 साल पहले ये काम मैंने सीखा था, और मुझे नहीं पता कि आज ही काम आज आएगा। काम आएगा। तो यही चीज आपके साथ हुई, कीबोर्ड का टूटना, उसका एक नया कीबोर्ड आना, प्रोफेशनल कीबोर्ड आपके हाथ में आना, आपकी संगीत के प्रति उस तरह की रुचि को आपके ब्रेन में बार बार अंदर आना, तो ये तो होना ही था। तो अब जब फिर इंजीनियरिंग कैसे की, हो गई टाइम पे, क्या रहा? इंजीनियरिंग पूरी टाइम पे हुई। उस वक्त मेरा दो रहा, एक दो माइंड में था मैं कि इसको या तो ड्रॉप कर दूं मैं, और इंजीनियरिंग से निकल के मैं पूरे अपना जो फोकस है पूरा म्यूजिक में डालूं प्रॉपरली, ताकि उसमें मैं अच्छा कर सकूं। पर वही था कि उन्होंने कहा कि अभी 1 साल हो गया है, 1.5 साल हो गया है, अभी तुम इसमें मेहनत जारी रखो और साइड बाय साइड वो करते रहो, और एक बार इंजीनियरिंग डिग्री हो जाए उसके बाद अगर करनी है तो तब आप देख सकते हो उस टाइम पे। तो उस वक्त अपने आप को चैनलाइज किया मैंने, और बाय गॉड्स ग्रेस वो 4 साल में ही मेरी कंप्लीट हो गई। मुझे ज्यादा टाइम, जितना 4 साल का कोर्स है, तो अच्छे से बहुत अच्छी बात है कि पेरेंट्स ने सपोर्ट किया, आपको डिस्टिंक्शन समझा, थोड़ी सी एक बहुत ही अच्छे लेवल की इंटेलिजेंस दिखाई उन्होंने, वो समझते थे आपके मेंटल स्ट्रेस को और आपके शौक को, तो उन्होंने भी कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट किया कि जी अभी प्रायोरिटी किस चीज की है उसको कर लो, जी। और इसको अभी साथ में रखो, बंद मत करो। बट बहुत अच्छी बात है, ये बहुत कम पेरेंट्स करते हैं, वरना पंजाब में होते तो जूते मारते दो कि भाई साहब कल से दिखना नहीं चाहिए आप नहीं, वो चीज भी थी कि एक स्ट्रिक्टनेस तो थी कि चाहते थे वो कि मैं इसमें कंटिन्यू करूं, पर और एट द अदर हैंड ये भी, ऑन द अदर हैंड ये भी था कि उनको बार बार पैसिवली समझाते रहते थे, एक्टिवली भी समझाते थे कि यार ये हम इस इंडस्ट्री से है नहीं, रिस्क था, और इस इंडस्ट्री कैरियर की, रिस्क हाँ, था। करियर रिस्क है। इस इंडस्ट्री के ना होते हुए, कनेक्शंस ना होते हुए, कोई बैकिंग ना होते हुए तुम कैसे अपना करियर बनाओगे। सबसे बड़ी बात तो वही होता है ना, करियर कैसे बनाओगे, पैसे बिल्कुल ठीक कैसे बात है, आएंगे, बिल्कुल सही कमाओगे बात कैसे, है। इनकम कैसे होगी, और वो इनकम स्टेबल कैसे होगी, सिक्योरिटी कैसे होगी। जॉब सिक्योरिटी है ना इसमें तो आपकी, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब है या प्राइवेट जॉब है, आपकी जॉब तो है कि हर महीने जा रहे हो आप, हर दिन जा रहे हो, महीने के एंड में आपको तनख्वाह मिलने वाली है। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे पूरे साल भी आपको नहीं मिल सकता है, और हो तो पूरे साल में आपने 50 शो, 100 शो कर लिए हैं या रिकॉर्डिंग कर लिए, गाने हो गए, तो दैट इज सब्जेक्टिव एंड कंडीशनल। तो ये चीज उनके दिमाग में थी, तो वो हमेशा मुझे कहते रहते थे। एज पेरेंट्स वो सही थे कि दे आर कंसर्न अबाउट द फ्यूचर। तो 2005 में अब आप यहाँ पे शुरू हो गए, तो 2005 के बाद जब आपको लगा कि इंजीनियरिंग भी कंप्लीट हो गई आपकी, 2007 में कंप्लीट हुई, कब हुई? 2008, 2008 5 6 में, हाँ, 7 8 4 साल। 8 में आपने इंजीनियरिंग कंप्लीट करनी। कंप्लीट करने के बाद कोई फिर आपने क्या सोचा, इसको कंटिन्यू करने के लिए किसी गुरु को ढूंढना चाहिए, या कैसे इसको, या फिर आपने इंजीनियरिंग की तरफ जॉब्स ट्राई की? इंजीनियरिंग के दौरान ही मैंने जो है गुरु की जो ओके, खोज थी वो शुरू कर दी थी। कौन रहे गुरु आपके? उस्ताद मकबूल हुसैन खान साहब जो हैं, वो क्या? रामपुर सहसवान घराने से हैं, कैसे मिले? जिस क्योंकि गुरु को ढूंढना मुंबई में, गुरु तो बहुत होते हैं, मैंने कई कई ऐसे आर्टिस्ट देखे हैं, कहते हैं कि पूरी पूरी रात उनके दरवाजे के बाहर बैठे रहे तो भी गुरु एक्सेप्ट नहीं करता हमें, जो अच्छे गुरु होते हैं। तो व्हाट वाज योर एक्सपीरियंस, हाउ यू
लाइक किसी ने आपको अपना लिया। जी, देखो जी, एक तो जी, कृपा भगवान की है ही है आपके पास कि माँ सरस्वती ने आपको इतना अच्छा टैलेंट दिया, आवाज दी, सिंगिंग दी, म्यूजिक का समझ दी जो बहुत कम लोगों में होती है। लेकिन वो गुरु ने आपको ऐसे कैसे एक्सेप्ट किया, तो वो थोड़ा बताएं आप। जी। वो 2007-5 में शुरू हुई, तो 7 में आके खोज तो मेरी जारी थी, Obvious है। 6 के बाद 5 में, 6 में। पर जो चूंकि साथ में स्टडीज भी चल रही है, और चूंकि वो थर्ड सेमेस्टर का बैकलॉग जो 6 सब्जेक्ट्स का लगा हुआ था, उसका उसका वो कर्जा भी उतारना था। बिल्कुल। तो वो कर्जा अब ऐसी हो गई थी कि फोर्थ सेमेस्टर में ये सिचुएशन बन गई थी, डू और डाई, कि या 14 सब्जेक्ट मुझे देने थे एग्जाम, और 14 में से 10 मुझे पास करने ही थे, नहीं तो मुझे ड्रॉप लग जाता उस साल का। या तो लकीली बाय गॉड्स ग्रेस वो अच्छा हो गया, तो आई वाज एबल टू पास दैट हर्डल। फिर वो जो है साइड बाय साइड मेरी जो है सर्च जारी थी उसके लिए, कि कोई अच्छे गुरु मिल जाए जो मुझे मेरी वॉइस को उस तरीके से कंडीशन कर सके। तो मैं मिलता रहता था लोगों से। तो एक बहुत बड़े क्लासिकल सिंगर हैं, फीमेल सिंगर हैं, और ठुमरी गाते, शुभा जोशी जो है। ओके। तो शुभा जोशी जी जो है, उनका मुझे किसी ने रेफरेंस दिया कि आप इनको जाके मिलो। मैं वहाँ गया, अपनी मम्मी के साथ गया था, और उन्होंने सुना मुझे। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें सिखाना चाहती हूँ लेकिन नहीं सिखा सकती हूँ, क्योंकि फीमेल वॉइस अलग होती है और मेल बिल्कुल वॉइस का रजिस्टर अलग होता है, फीमेल का अलग होता है। बिल्कुल ठीक है। तो मैं चाह के भी, मैं चाहती हूँ, पर मैं तुम्हें वो जस्टिस नहीं दे पाऊंगी, मैं इंसाफ नहीं कर पाऊंगी उस तरीके से कि मैं जो सिखाना चाहती हूँ तुम्हें, वो फीमेल अगर है कोई, तो फीमेल के लिए आसान होगा गा के अगर कुछ बताना है मुझे। पर मैं एक चीज कर सकती हूँ तुमको। मैं एक गुरुजी हैं, यही जो मेरे गुरुजी, उनका उस्ताद मकबूल हुसैन खान साहब उन्होंने का, रेफरेंस उनका किया। रेफरेंस दिया कि आप इनको जाके मिलो। अगर इन्होंने आपको अपना लिया तो आपका एक गुड लक है, मतलब क्या आपकी बात। खुश नसीबी है। अगर इन्होंने आपने अपना लिया, मैं गारंटी नहीं दे सकती वो, क्योंकि ही इज वेरी चूजी। बिल्कुल, गुरु जितने भी हमारे बहुत अच्छे घरानों के गुरु रहे हैं, दे आर ऑलवेज वेरी चूजी। हम्म। और हिंदुस्तान में तो घरानों की मेरे ख्याल से कमी कोई नहीं है। हिंदुस्तान पाकिस्तान के तो घराने बहुत है, लेकिन घराने जो उच्च कोटि के घराने हैं, वो किसी भी ऐसे इंसान को जो पहली बार सिंगिंग में आ रहा है और उसको तराशने का, वो जल्दी से, उनके लिए भी रिस्क है वो एक तरह जी से। वो कहते हैं नहीं यार, कदम घराने के लोगों को लेते हैं। जी जी जैसे हमारे इंडिया में होता ना, पहले गुरुकुल में कभी जी क्षत्रिय जी जी। पढ़ने जाते हाँ थे, हाँ क्षत्रियों हाँ। को ब्राह्मण ज्ञान देता था। जी 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 तो वो कुछ ऐसा ही है कि जो घराने हैं वो सिर्फ सीखे रंझे हुए मंझे हुए जो उनके पास पहुंचते हैं, उन्हीं को आगे शिक्षा के लिए देते हैं। जी 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 तो उसके अंदर अगर आपने पास कर लिया उनका इंटरव्यू, तो इट्स सब रियली बहुत बड़ी बात थी इसका जी जी मतलब। जी, ऊपर वाले की कृपा। और फिर जब गुरुजी के पास गया, उन्होंने भी सुना मुझे, तो उन्होंने फिर जो है वो मुझे गंडा बांधा और अपनाया और सिखाना शुरू किया। तो बहुत बहुत मैं धन्यवाद देता हूँ उनका, क्योंकि जो भी मुझे लगता है रॉनेस होती है वॉइस में एक, पर जो पॉलिशिंग और जो एक तरीका होता है, जो ज्ञान मिलता है उनके साथ बैठने के, इतने बड़े बड़े गुरु एक जो हैं। घराने का एक्सपीरियंस आपके जी, अंदर ऐड होता है, बिल्कुल वो ठीक जो बात एक है। चीज जो वहां से शिक्षा दीक्षा मिलती है, वो एक अलग कैरेक्टर आपकी वॉइस को, एक आर्टिस्ट को एक अलग रूप देती है, तो वो जरूरी होती है। तो वो वहां से फिर तो वो अभी शुरू हुई गुरुजी चीज। से अभी भी संपर्क है? जी जी जी। तो अभी भी रूटीन में उनके पास जाते हैं? रूटीन में इतना नहीं हो पाता है, क्योंकि भाग दौड़ है और तो सब कितने चीजें। समय, कितना लंबे समय अंतराल उनके लेकिन साथ आप सीखते रहे लगातार? मैं कुछ 4-5 साल तक तो था, मैं 5-6 साल तक तो था और 5-6 साल के बाद तो आपने दुनिया हिला दी, नहीं नहीं, देश हिला वो दिया। उन सब उनका तो आशीर्वाद है। मैं बताना चाहूंगा कि 2012 में इनके 3 गाने गाए और तीनों सुपर हिट थे। तो एक तो झलक दिखाते हैं आपको पहले गाने की, गो गो गोविंदा। ये झलक देखें आप। जब ये गो गो गोविंदा आया गाना, ये कैसे मिला? वैसे 2012 में आपने कहा 3 गाने गए, गाने तो गाए 3 से ज्यादा, 5-6 गाने गए थे। पर ये और सुपर हिट गाने थे ना हाँ, तीन जो आपके, सुपर एक्चुअली डुपर हिट, जो गोगो मतलब गोविंदा आज भी लोग जानते हैं, जी कल भी लोग जी, जानते थे। गोगो गोविंदा पहला मेरा बॉलीवुड रिलीज था, हाँ। फिल्म रिलीज था। जन्माष्टमी के 10 दिन पहले ये रिलीज हुआ।
क्योंकि जन्माष्टमी का ही गाना है और श्री कृष्ण के जन्म के उपलक्ष्य पे गाना था। और दही हांडी जो मनाते हैं बॉम्बे में ज्यादातर, और बड़े जबरदस्त बॉलीवुड के टॉप स्टार्स प्रभु देवा एंड साथ में प्रभुदेवा, सोनाक्षी जी, तो ये पूरा एक स्पेशल सॉन्ग था जो 10 दिन पहले जन्माष्टमी के रिलीज किया गया। और बहुत धूमधाम से इसको रिलीज किया और बहुत प्यार मिला, बहुत आशीर्वाद मिला लोगों का जैसे ही रिलीज हुआ। और मिला कैसे ये तो रियलिटी शो में था, मैं आपने सुना होगा सुरक्षेत्र 2012 में था, इंडिया पाकिस्तान के, जिसके अंदर आशा भोसले जी भी थी और थोड़ा सा उसमें कंट्रोवर्सीज हुई थी उसमें। आई नो दैट वो इंडिया पाकिस्तान के रियलिटी शो हमेशा जो होते हैं वो ऐसे ही होते, कहीं ना कुछ, क्योंकि चाहे क्रिकेट मैच हो चाहे कुछ भी हो, कुछ ना कुछ मसाला होता ही शायद इसलिए है कि शायद कंट्रोवर्सी हो सकती है। तो वो उस शो में हिमेश जी मुझे मिले एज अ जज, एज अ कैप्टन, इंडिया के कैप्टन वो थे पाकिस्तान के आतिफ। ही होल्डेड योर हैंड, तो ही हेल्ड माय हैंड। और शुरुआत के ही एपिसोड से बहुत उनको मेरी पसंद आई, मेरी कला, मेरा गाना और मेरा एटीट्यूड टुवर्ड्स द म्यूजिक। हम कई बार कनाडा में कहते हैं कि जब हम यहाँ आते हैं ना तो हम यहाँ बस वो 2-4 अटैचिंग लेकर आते हैं और उसके बाद हमारी जो लाइफ होती है ना, पे किक स्टार्ट होती है। पहले हम ऑड जॉब्स करते हैं, फिर धीरे धीरे जो अपने स्किल्स हैं उसके अकॉर्डिंग काम देखना ढूंढते हैं या फिर कुछ नए स्किल्स यहाँ सीखते हैं जी। और फिर अचानक हमें किक्स मिलती हैं एंड वी बिकम रिच, वी बिकम हेल्दी वेल्दी, सब कुछ सेट हो जाता है। तो आपको ये किक्स मुंबई में मिली, जैसे मुंबई में पहले कहता था कि मुंबई लोगों की तकदीर बदल देता है, तो बस एक आपका इंडस्ट्री को छूने का ही था और छूने के साथ ही आपकी एक तकदीर बदलनी शुरू हो गई। एक रिलेशन था आपका इंडस्ट्री से जो अब कायम हो गया। और मैं बताता हूँ, पहला गो गो गोविंदा के बाद अगला गाना 2012 में ही दोबारा रिलीज हुआ, बहुत सुंदर गाना जिसके अंदर अक्षय जी थे। अक्षय पाजी तो 2012 जी खिलाड़ी 786 में था, हुक्का बार। हुक्का बार, तो एक बार सुने अब हुक्का बार की एक छोटी सी झलक। तो हुक्का बार के बाद एक और सॉन्ग आया आपका जो हुक्का बार के अलावा मैं बताना चाहता हूँ आपको दर्शकों को कि खिलाड़ी 786 में एक और गाना था, खिलाड़ी भैया। हाँ, तो उसमें खिलाड़ी भैया, हाँ। तो ये बहुत सारे उसमें वॉइसेस थी क्योंकि बहुत सारे कैरेक्टर्स थे गाने में, डिफरेंट कैरेक्टर्स। हाँ, वहाँ पे राज बब्बर भी हैं, वहाँ वो अपने मुकेश ऋषि भी हैं, वहाँ वो गुग्गी भी है। तो वहाँ पे बहुत, क्योंकि वो डिफरेंट कैरेक्टर किरदार ही जॉनी लीवर, तो सारे वहां पे थे कि खिलाड़ी भैया जो पार लगाए सब नैया, वही भंवर में फंस गया भैया, और मिल जाएगी सोनी कुड़ी तुम। तो ये भी बहुत इतना हिट, मतलब जो पूरी फिल्म ही हिट थी, पूरा गाना ही सुपर हिट था, पूरा म्यूजिक ही सुपर हिट था। तो खिलाड़ी भैया भी था और हुक्का बार की तो बात क्या बताएं कि वो तो शायद जब तक बाहर हैं, जब तक इस दुनिया में पार्टियां हो रही हैं, यस, बार है, पार्टियां हो रही है, बार ना भी हो सर, मैं तो कहता हूँ पार्टी हो रही है। हाँ, पार्टी हो रही है और जश्न मनाया जा रहा है। तो हुक्का बार के अलावा तो अधूरी है। एक बहुत ही जबरदस्त एनर्जी से भरा हुआ ये सॉन्ग है हुक्का बार, और जिस तरीके से अक्षय जी ने इसको पेश किया था तो देखने में भी बहुत सुंदर है और गाया तो कमाल है वाकई अमन त्रिखा साहब ने। तो मतलब एक ही आते ही धूम मचा देना इस तरीके से, और वो भी एक के बाद एक सुपरहिट गाने। एक गाना और आया आपका सुपरहिट उसके बाद, इसके बीच में, एक्चुअली इसके दरमियान आया गो गो गोविंदा, ओ माय गॉड सितंबर में था, जुलाई में था 2012 में, ये दिसंबर में आया। इसके बीच में सितंबर अक्टूबर में दिवाली के टाइम पे आया था सन ऑफ सरदार, अजय देवगन जी आए थे। तो मतलब आपने देखो शुरुआत की अक्षय से, आपने सॉरी प्रभुदेवा सोनाक्षी से, अक्षय और अपना अजय देवगन टॉप बॉलीवुड एक्टर, उसके अलावा आपने अमिताभ बच्चन के साथ गाया, बच्चन साहब का भूतनाथ रिटर्न्स था। सन ऑफ सरदार की बात कंप्लीट करता हूँ क्योंकि पौ पौ बहुत प्रचलित गाना था, बहुत पॉपुलर हिला दिया उसने पूरे पंजाब को, हिंदुस्तान को हिला दिया। सरदार का टाइटल ट्रैक, जिसका रब है पहरेदार, ऐसा जेस्चर था सन ऑफ सरदार, पैंथर सी जिसकी रफ्तार। और पौ पौ ने तो सलमान खान साहब उसमें आए हुए थे, गेस्ट अपीयरेंस, संजय दत्त, सलमान खान, अजय देवगन, सोनाक्षी। तो ये बहुत बच्चों के लिए बोलते थे वहां पे, जो मैं शोज करता था तो उस टाइम पे जब नया नया गाना रिलीज हुआ था कि
छोटे छोटे बच्चों की जो मम्मी है वो बोलती थी यार आपने हमारे बच्चों को टूथपेस्ट और टूथब्रश करना सिखा दिया, कुल्ला करना सिखा दिया, पौ 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 पौ, तो ऐसा था। तो ये बड़े स्वीट से जेस्चर्स होते हैं। हाँ। और जब आपको ऑडियंस ऐसे आके कहे, और उसके बाद बच्चन साहब 2014 में भूतनाथ रिटर्न्स में मैंने गाया उनके लिए। फिर सलमान साहब ने पिक किया आपको, उनके लिए भी आपने जी, गाना गाया? सलमान भाई ने 2015 की जो प्रेम रतन धन पायो, हिमेश भाई ने मुझे चांस दिया सलमान भाई की फिल्म में, और सूरज जी, इन लोगों का भी बहुत साथ मिला, सूरज बड़जात्या जी। और इतना बड़ा जब प्रोजेक्ट आपको आप जिसमें गाने को मिल रहा हो तो बहुत सारे प्रेशर सिचुएशन भी होती कभी है। सोचा तो नहीं था कि ऐसा होगा? सलमान खान, शाहरुख खान, अजय देवगन, अमिताभ बच्चन जैसे जी इतने बड़े दिग्गज, शाहरुख खान जी साहब इतने बड़े दिग्गज, जी 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 इन सबके बीच में रहना, गाना, इनसे मिलना अपने जी आप में एक बहुत बड़ी बात होती है। इतने जी सेलिब्रिटीज को जी टच बचपन करना, में। मिलना, जी बात करना, बिल्कुल बिल्कुल, देख बहुत के बड़ी। एक सोच होती है कि शायद हम कभी इनसे मिलेंगे या वो कभी हाथ छू लेंगे या हाथ मिला लेंगे, कभी देख भी लेंगे। तो आप आज उन सबके सेलिब्रिटीज के बीच में हो, और एक अभी चेहरा भी आपने उतना सामने नहीं लाया, आपने उतनी पीआर पे अपना जोर नहीं दिया कभी भी, उसका रीजन क्या है? एक्चुअली होता ये है ना कि हम जब प्लेबैक सिंगिंग होती है वो फिर जो है आपकी आवाज सुनाई देती है लेकिन चेहरा नहीं दिखाई देता। तो चेहरा जैसे आपने कहा कि चाहे अक्षय बाजी हो, चाहे सलमान भाई हो, अजय जी हो, शाहरुख साहब हो, तो सारे जितने भी एक्टर्स हैं वो आपके जब वॉइस को चेहरा देते हैं स्क्रीन पे, बड़े पर्दे पे या टीवी पे या कहीं पे भी, आजकल तो ओटीटी सब मोबाइल में सब दुनिया समा रही है, रील्स दुनिया। रील्स। तो आप उस चीज को जो है एक आवाज लोगों को सिर्फ सुनाई देती है, चेहरा जो होता है वो इन सुपरस्टार्स का ही नजर आता है। तो उस तरीके से कहीं ना कहीं बैक सीट ले ली थी चीज। तो प्ले बैक सिंगिंग जो है वो प्ले बैक रियल मायने में पर्दे के पीछे ही है। पार्श्व गायन बोलते हाँ, हैं, तो वो पर्दे के पीछे ही हो जाता है। और उस चीज को ऐसा नहीं है कि प्रमोशन हुई नहीं, मैंने अपने जोर से जितना भी हो सकता है लोगों ने, लोगों के बीच में या अपने गाने के अलावा अपने गाने के दौरान भी, कि जब रिलीज अभी होता है कुछ तब भी नई, किया, अभी कोई उसके बाद मुंबई भी में, हुआ। इंडिया में कहीं पर हम्म कोई लाइव परफॉर्मेंसेज या कोई वर्ल्ड हम्म टूर के अंदर आपका हम्म। कोई लाइव परफॉर्मेंस चल रही है अभी जो आने वाली है? बिल्कुल, अभी तो नेक्स्ट ईयर तो इंडिया। कनाडा में है ही है, वो तो जी जी हमने जी समझ लिया, देख ही जी, लिया है। इंडिया में तो अभी काफी जब तक सीजन था, क्योंकि मानसून के बाद से सीजन ऑफ हो जाता है वहाँ, अभी फिर से सीजन जो है अभी नवरात्रि के बाद, अभी दिवाली होगी, दिवाली के बाद जो है सीजन वहाँ पे शादियों का सीजन शुरू होगा। अब तब शादियों का सीजन शुरू हो रहा है, तो हम्म। व्हाट अबाउट योर, मतलब अब नहीं, 1986 के बर्थ है वो तो। तो दूसरों की शादियों का हाँ सीजन हो तो रहा है शुरू। मतलब ठीक है, दूसरों की शादी में कब गाना तक तो हम दूसरों की पेरेंट्स ने शादियों में गाते हैं ना। पेरेंट्स ने कभी पूछा नहीं दूसरों की शादी में कब तक गाओगे बेटा, अपनी भी शादी कर लो? तो पेरेंट्स तो कहते होंगे। पेरेंट्स तो बिल्कुल हाँ, तो बिल्कुल फिर कहते क्या हैं। सोचा है उसके बारे में आपने? सर कुछ नहीं या सोचा है। सलमान खान को ही फॉलो करना है आपने? अब वो तो वक्त ही बताएगा, क्योंकि ऐसी तो कोई जरूरत होती है सबसे ज्यादा इस चीज की, जो जरूरी है इस पूरे रुझान में, कि आपको वो इंसान मिलना चाहिए जिसके साथ आप कैसा समझ इंसान? सको जिसको। हो सकता है कोई लड़की हमारे व्यूवर्स में आपको देख रही हो, चाहती हो कैसी, मतलब आप इंडस्ट्री में ऐसी में रहते हो जहां पे सुबह शाम लड़कियां दिखती हैं, ग्लैमरस है, ऐसी कोई खूबसूरत लड़की नहीं जो वह ना हो, तो सर और आप खूबसूरत भी माशाल्लाह कामयाब हो, सर स्मार्ट सिर्फ हो, तो खूबसूरती नहीं, मैं अगर मान काम गया, करती ठीक तो है। बहुत अच्छी बात होती, लेकिन समझ जो सेंसिबिलिटी होती है ना वो, और आपको पता है हम क्या प्रेफरेंस क्या है 9 to 5 वाले तो है नहीं। नहीं वो ठीक है। तो वो आर्टिस्ट को समझने के लिए एक ना एक अलग एक सोच चाहिए, सबसे जरूरी बात है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 9 to 5, एक्सेप्टेंस हाँ। करना एक आर्टिस्ट को, बिकॉज आर्टिस्ट का लाइफ ही ग्लैमरस जिस होता है। टाइम पे, जी बिल्कुल, जिस टाइम पे पूरी दुनिया सो रही है हम जाग के काम कर काम रहे कर होते रहे हैं, हैं, यस। हम स्टूडियो में हैं, हम शो कर रहे हैं, दुनिया के कौन से कोने में है, नहीं पता। जिस टाइम पे लोग जाग के काम कर रहे हैं ऑफिस में, हम सो रहे हैं। तो अभी उस चीज को एक्सेप्ट करना और अंडरस्टैंड करना और उस चीज को वैल्यू देना, रिस्पेक्ट देना, सर रिस्पेक्ट तो जरूरी है ना। रिस्पेक्ट और अंडरस्टैंडिंग और ट्रस्ट, यही जरूरी होती है, सेंसिबिलिटी के साथ, और मैच्योरिटी भी हो, कि समझ में आए इंसान को, एक बार समझ में आ जाए ये इंसान ऐसा है, इंसान तो की ये कोई कार्रवाई ऐसी करे। मिले तो मैं उसे नंबर दे दूं आपका। तो ये अमन जी से आज बातें हो रही हैं। अमन जी बहुत अच्छे, देखो हैरानी की बात है कि बॉलीवुड में एक इतना बड़ा आर्टिस्ट है, अभी तक मैरिज के चक्कर में कोई कंट्रोवर्सी नहीं है।
कोई किसी लड़ाई झगड़ा नहीं है, बड़े प्यार से अपने गाने गाते हैं, मस्त रहते हैं और इतने इंटेलिजेंट इंजीनियर आदमी है। और इनके बारे में मतलब इनसे तो बैठ के जितनी मर्जी बातें करते रहो मुझे लगता है खत्म नहीं होंगी। बट चलो आओ कुछ और बातें भी पूछ लेते हैं इनसे। कुछ और अभी आप क्या चाह रहे हो? देखो आपने कभी सोचा था आप ये बनोगे? नहीं सोचा था आपने, राइट? तो लाइफ है, बहुत कुछ मिरेकल दिखा चुकी है आपको, आज आप अपने आप को सक्सेसफुल बिलीव करते हो? जी, करता हूँ बिलीव। और आगे की क्या सोच है आपकी कि भी आगे इंडस्ट्री के अंदर आप बहुत सेट हो, इंडस्ट्री में आपके साथ अच्छे दिग्गज लोग जुड़े हुए हैं, मुझे लगता नहीं कि काम की कमी होनी चाहिए आपके अभी पास। बहुत कुछ करना है सर, बट अभी बहुत कुछ करना है। बहुत कुछ करना है अभी, क्योंकि अभी जो निकला है मेरे आर्टिस्ट के तौर पे, मेरे द्वारा, मेरे थ्रू, और भगवान ने जो निकलवाया है वो बहुत कम है। मतलब जो जो एक्चुअल मेरा पोटेंशियल है, जो टैलेंट जो अंदर कूट कूट के जो दिया है ऊपर वाले ने, उसका जो निर्वाहन है और उसका जो उसकी जस्टिफिकेशन अभी बहुत कम तौर पे हुई है, बहुत कम रेशो में हुई है। क्योंकि फिल्म म्यूजिक जो है ना आपको कॉन्स्ट्रिक्ट कर देता है, क्योंकि आपको अक्षय पाजी के लिए गाना है, सलमान भाई के लिए गाना है, शाहरुख जी के लिए गाना है, तो आपको उसी इतना दायरा है, इतने दायरे में रह के ही गाना है। क्योंकि उस दायरे में म्यूजिक कंपोजर का भी कमांड है कि तुमको यही गाना है जो मैंने गाया है। बिल्कुल ठीक बात है, लिरिसिस्ट का भी रुझान क्योंकि है कि मैंने बेसिकली मैंने जो लिखा है तुमको यही जस्टिफाई करना है। आपको आवाज ही यूज की जाती है आपकी, जी। और आपका जो सुर है वो यूज किए जाते हैं, उतनी लिमिट तक गाना होता है, हाँ, उसी सुर में गाना होता है। आपको एक बेसिकली मैथमेटिकली तरीके से गाना गाना होता है, कैलकुलेटिव प्लेबैक है सिंगर बहुत, बहुत कैलकुलेटिव और है। लोगों को इजी लगता है, पर बताना चाहूंगा कि इजी होता नहीं है। नहीं, और जितना इट्स इजी नॉट इजी। सुनने में भी लगता है गाना, जैसे पौ पौ बहुत बड़ा फन सॉन्ग है, लेकिन सुनने के लिए फन है, उसको गाने के लिए इतना फन नहीं है। बिल्कुल, उसके कैलकुलेटिव पैरामीटर्स होते हैं, जो हाँ, सुरों के पैरामीटर्स हैं, जब तक आप उसको मैच नहीं कर रहे हैं, ना एब्सोल्युटली। ज्यादा ना कम, जी, आप उसे मस्ती से नहीं गाते नपातुला। हो। जब आप गा रहे होते हो तो आप एक कैलकुलेशन के अंदर गा रहे मस्ती होते भी हो उसको। दिखानी है, हाँ, लेकिन सीरियसनेस भी दिखानी है उसमें, कि वो कहीं रायता फैल ना जाए ज्यादा। और तो उसमें आपको एक्टर को भी देखना कि एक्टर कौन है, एक्टर उसकी क्या पर्सनैलिटी है। पे जी, क्या सूट करता जी, है, जी, कंपोजर भी देखता है, आप लोग जी, भी देखते हो, तो सारा मिलके एक टीम वर्क होता है वो, नो जी, डाउट जी। अबाउट इट। और जो अब यंग बच्चे आ रहे हैं, जो यंग सिंगर्स आ रहे हैं, जो अब इतने शोज शुरू हो चुके हैं, इंडियन आइडल और बहुत शोज हैं जो हर जगह पे शो हो रहे हैं, आज इंटरनेशनल शो भी हो रहे हैं, आजकल बच्चों को बुलाते हैं कि चलो जी हम एक शो कर लेते हाँ हैं। जी, हाँ जी। तो उन बच्चों के लिए आपका अपना जो एक्सपीरियंस है, क्योंकि आप एक मैं कहूंगा औरों से बाद में, आपने कई बार बच्चे होते हैं कि 9th क्लास में सोच लेते हैं, उनके पेरेंट्स भी बना लेते हैं कि नहीं हमारा बेटा बड़ा होकर जी कुमार शानू ही बनेगा, हमारा बेटा बड़ा हो गए ये उदित नारायण बनेगा। जी। तो आप उन बच्चों के लिए जो बचपन से सीख रहे हैं या बचपन से सोच रहे हैं कि हमने बनना है, तो आपको क्या लगता है ऐसी कौन से टेक्निकल चीजें या ऐसी कौन सी चीजें जो जजेस या जो इंडस्ट्री में आने में उनकी हेल्प कर सकते हैं? कोई मैसेज देना चाहेंगे उनके लिए? क्या मैसेज देंगे अगर देंगे तो? अब जो इतनी यंग एज से जिन्होंने शुरुआत की हुई है, तो उनके लिए तो मैं कहूंगा कि दे आर वेरी लकी, खुश नसीब है वो, क्योंकि उनको अपनी राह, अपनी मंजिल जो है शुरुआत से ही उस पर काम करने को मिल जाता है। और उस तरीके से आप अपने पूरी एनर्जी और अपनी लाइफ को चैनलाइज कर सकते हो। तो बस यही कहना चाहूंगा कि हर कोई मेहनत जो कर रहा है, सबकी मेहनत रंग लाएगी। किसी ना किसी की जल्दी लाती है, किसी ना किसी की लेट लाती है। और अपने स्टे ट्रू टू योरसेल्फ, और जो ओरिजिनलिटी है वो बरकरार रखें। कि अगर आप किसी को आइडलाइज भी करते हो, तो आइडलाइज अगर आप करके अपनी खुद की ओरिजिनलिटी थोड़ी सी उसमें वो मिला सकते हो, अपना थोड़ा तड़का लगा सकते हो, तो दैट विल बी द थिंग जो आपको पूरी भीड़ से अलग करेगी। क्योंकि अगर आप ओरिजिनल नहीं होगे तो आप विल बी जस्ट लाइक, अगर यार वो तो यार उदित नारायण को कॉपी करता है, अच्छा मुझे कुछ वो तो रफी साहब को अंदर कॉपी की कुछ करता है। बातें निकालते हैं आपसे। आप राइटर भी हैं? जी, लिखता हूँ मैं। हाँ जी। लिखते हैं? कोई बहुत अच्छे सॉन्ग जो आपने लिखे, खुद गाए कभी किसी इवेंट में या कहीं लाइव परफॉर्मेंस में? मैंने इंडिपेंडेंट सीन में जो है म्यूजिक, फिल्म के लिए तो अभी मैंने रिलीज नहीं हुए मेरे, हम्म। पर इंडिपेंडेंट सॉन्ग्स काफी लिखे हैं। तो गाता हूँ वो सॉन्ग्स, और दूसरों के पार्टीज, लिखे हुए भी। हाँ जी। पार्टीज वगैरह में? पार्टीज में गाते हैं, बिल्कुल गाते हैं। तो जो अगले साल परफॉर्मेंस आ रही है उसमें भी हम सुनेंगे कोई आपका गीत? जरूर, बिल्कुल। क्या बात है। एब्सोल्युटली। और
आप गाते भी हैं, बजाते भी हैं, एक्ट लिखते भी भी करता हैं, हूँ मैं। एक्ट भी करते हैं। किसी जी। फिल्म में एक्टिंग का कोई मौका मिला? डायरेक्टर्स प्रोड्यूसर सुन रहे हैं तो आप नहीं देखो, आपको ये सबसे पहले ये आपके लिए बहुत जरूरी है। देखिए आज के जैसे अंशुमन खुराना जी है, उन्होंने एक्टिंग हाँ की, सिंगिंग जी की, है जी ना। ऐसी बहुत सारे एक्टर, किशोर कुमार देखें, पूरी फिल्म में सारे रोल कहते मैं ही करूंगा, और उन्होंने की और निभाए भी बहुत अच्छे तरीके से। जी 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 संजीव कुमार है, वो चलो जी गाते जी थे, जी बट उन्होंने भी मल्टीपल एक्टिंग जी की। जी 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 तो बड़ी आज की डेट में जो सिंगर है, जो एक्टर है, जो राइटर है, जो कॉमेडियन है, वो हर काम हर फिल्म में करने की कोशिश कर रहा है। तो आप, आई थिंक, मैं तो बिल्कुल आपके जो डायरेक्टर्स हैं, जो आपके प्रोड्यूसर्स हैं, या जो भी चुनते हैं लोगों को, मैं कहूंगा कि आपको एक्टिंग में तो कहीं ना कहीं, अभी तो कुंवारे हो, स्टारडम में थोड़ा सा लेना चाहिए। सो बिल्कुल। और यू नेवर नो कि कहाँ से कहाँ कुछ और हो जाए। जी 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 बिल्कुल। सो अगर लाइफ यहाँ तक आ सकती है तो कहीं भी जा सकती है ना। एब्सोल्युटली। सो एक्टिंग के बारे में रेडी हो वैसे? बिल्कुल बिल्कुल, मैं काफी थोड़ी शॉर्ट फिल्म्स तो कर ही चुका हूँ ऑलरेडी, और हम्म म्यूजिक वीडियोस में भी मैं फीचर होता हूँ खुद। तो हम्म। कैमरा की एक एंगल्स की सेंस और वो एक समझते हैं क्योंकि बिल्कुल। लाइव सो परफॉर्म कर रहे हैं आप जी इतने जी, टाइम से। सो कौन सी शॉर्ट मूवीज की हैं आपने? अभी काफी कुछ बहुत साल पहले मतलब वेब म्यूजिक भी सीरीज दिया या? था मैंने। वेब सीरीज अभी होने वाली शुरू, ओके। और काफी उनके प्रोजेक्ट्स की भी बात चल रही है। तो हम लोग आपको तो एक्टिंग में भी देख पाएंगे एज जी एक्टर? बिल्कुल, और यहाँ पे भी जो मैं कह चाह रहा हूँ, अगर कोई यहाँ पे लोकली कोई है हु आर इंटरेस्टेड, आई वुड लव टू बी वर्किंग विद देम। बिल्कुल। तो यहाँ के जो हमारे अच्छे दोस्त हैं, फाइनेंसर्स हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, सब डायरेक्टर्स मिल हैं, जाएगा ध्यान देखो रखें आपको एक पैकेज में। कि अमन जी अवेलेबल हैं, गाना भी गा सकते हैं, गाने लिखे भी हुए हैं, और एक्टिंग भी करने को रेडी हैं। बस आपको शूटिंग करनी है कंपोज और भी करता हूँ आप मैं, आ जाएगा कंपोज भी। तो सिंगर सॉन्ग राइटर एक्टर। अच्छा। और इससे देखो, इससे अच्छी क्या बात हो सकती है कि अमन जी आप जैसा क्वालिफाइड, तराशा हुआ, ग्लैमरस एक कैंडिडेट हमारी इंडस्ट्री को मिल जाए, जो कनाडा के अंदर जी शुरू कर रहे हैं कुछ ना कुछ पंजाबी इंडस्ट्री को लाने की, या बॉलीवुड इंडस्ट्री को शुरू करने की कोशिश चल रही है यहाँ पे। तो उसके अंदर बिल्कुल पार्टिसिपेशन हो सकता है आपका। कोई अमन जी और कुछ ऐसी बात है, कोई खास अचीवमेंट आपकी लाइफ की, या कोई फैन आपको मिला हो, उसकी बात याद रह गई हो, बहुत अच्छी लगी हो उसकी बात? हम्म तो वैसे तो पर्दे के पीछे लोगों को फैन कम मिलते हैं, हम्म, ऐसे इवेंट में होते हैं तो पता होता है हाँ जी अमन त्रिखा जी इन्होंने ये गाना गाया, तब तो लोग आ जाते हैं ऑटोग्राफ कराने, जी साइन जी कराने, फोटो खींचने। जी जी। कभी किसी ने वाकई आपको पहचान लिया होगा, नहीं ये अमन है, जबकि आप हम्म सोचते हो कि मैं पर्दे के पीछे हूँ, मुझे लोग नहीं देखते, मुझे लोग हम्म नहीं जानते। हम्म, कई बार एरो प्लेन में चढ़ने लगे हो, एयरपोर्ट पे किसी ने रोक जी जी लिया, जी। किसी ने रेलवे स्टेशन पे रोक लिया, किसी ने घर के बाहर, किसी ने गली मोहल्ले बाजार में हम्म, कपड़े बाय करने गए वहां शोरूम। तो कोई कोई अच्छा कोई मोमेंट हुआ है आपके साथ कि किसी फैन की कोई बात बहुत अच्छी लगी हो आपको? फैन तो देखो नॉर्मली मिलते रहते जी हैं, जी जी जी। बट एक फैन की किसी की बात, किसी की अप्रोच करने का तरीका कुछ पसंद आया हो आपको, चाहे मेल हो, चाहे फीमेल हो, चाहे बड़े हो, चाहे हम्म, छोटे हो, कोई भी? ये बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं, जैसे शो हो जाता है तो शो होने के बाद सोशल मीडिया पे इंटरेक्शंस होती हैं, हम्म और उसके अलावा कहीं आप, जैसे आप फ्लाइट में जा रहे हो तो कई, एक बार सुरक्षेत्र के टाइम पे हुआ था ये कि हम्म सुरक्षेत्र हो गया था खत्म, गाने ये सब हुक्का बार सब हो चुके थे। हम्म तो एयर होस्टेस जो थी एयर इंडिया की, तो वहां पे उन्होंने पहचान लिया था कि यार आप, तो इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आप वो एक सुरक्षेत्र शो में आए थे, हमने देखा था। मैंने कहा हाँ जी हाँ जी। तो उसके बाद गाने भी पता थे उनको। तो इट ऑलवेज फील्स नाइस कि आपकी कला को कहीं ना तो कहीं डेफिनेटली अच्छा लगता है कि किसी ने हमें सराहा देखा है, जा रहा है, यानी कि हम जो एक्नॉलेज, काम कर रहे थे कोई वो तो है पहुंच जो रहा देख है, रहा है, कहीं लोगों पहुंच तक रहा है पहुंच रहा है, यार। सही जगह तक पहुंच रहा है, और लोगों को खुशी दे रहा है वो किसी तरीके से। तो भजन वगैरह भी गाए हैं आपने? जी जी। कौन कौन से? भजन सभी के लिए गाए हैं, श्री कृष्ण के लिए गाए हैं, कृष्ण भगवान जी के लिए, खाटू बाबा के लिए भी गाए हैं। अच्छा। जी तो खाटू श्याम जी का प्रोग्राम हमारा बहुत जल्दी होने वाला है, जी तो जी जी जी, मुझे नहीं पता क्या आप कब बात तक है। हो या नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, अगर मैं हुआ तो बिल्कुल आई वुड लव टू बी देयर। तो कोई धार्मिक गानों की कोई साईं अपनी, बाबा के लिए, जी के लिए भी गाए, सबके लिए गाए हैं, श्री तो राम कोई के लिए गाए एल्बम हैं, निकालने का विचार है जल्दी कोई माता भक्तों रानी की? के लिए क्योंकि गाए हैं। मैंने देखा है अब जो सेलिब्रिटीज हमारे जितने भी सिंगर्स हैं, जी देखिए कृपा तो भगवान की है ही है, और सभी सेलिब्रिटीज मैंने देखा है, सभी के सभी बहुत ज्यादा मानते भी हैं भगवान को, जी बहुत जी। रिलीजियस हैं। शिव तांडव जो है स्त्रोत, हाँ जी। उन, वो एक फिल्म आई थी धर्म संकट में, हाँ हाँ अनु कपूर जी भी यहाँ पे, आपने कहा हाँ मुझे, जी हाँ जी हाँ जी, अनु जी बिल्कुल। थे वहां पे उस फिल्म में, और अनु जी और परेश रावल थे। हाँ जी। तो और नसीरुद्दीन साहब थे। तो सब दिग्गज जो हैं, दिग्गज हैवी सीखे वेट्स हुए लोग, थिएटर वाले। भारी लोग हैं, तो वो तीन, क्वालिफाइड। हाँ सब वो जो है वो
उस फिल्म में थे, और वो फिल्म भी ओ माय गॉड जो फिल्म थी जैसे उसी के तर्ज पे थे, थोड़ी थी रिलीजियस बिलीफ्स के ऊपर थी। तो उसमें शिव तांडव स्तोत्र जो है वो नसीरुद्दीन सर का जो किरदार था, वो नीलानंद बाबा उनका नाम था। तो वो बाबा जो है वो गा रहे हैं एक तरीके से। तो उसमें देखिए वो मूवी दिखाए मैंने, थे, वो देखिए तो जिसके अंदर वो ढोंगी बाबा ढोंगी बाबा बनते हैं। हाँ, और परेश रावल अगेंस्ट होता परेशान, है, जी जी जी, क्योंकि उनके वो बच्चे उस चक्कर में पड़ जाते हैं सही कि बात है, हाँ, नीलानंद yes, बाबा। yes। तो ये उनके ऊपर था कि ये हालांकि जो शिव तांडव स्तोत्र है बहुत 40 छंद का है, वो या लंबा है बहुत, और लेकिन इन्होंने सिर्फ फिल्म के ध्यान में रखते हुए 2.5 मिनट का, 2.25 मिनट का 4 छंद लिए थे शुरुआत के। तो वो गाने में, उस गाने को भी जो है लोगों ने बहुत कॉलर ट्यून लगाया हुआ है। गाना नहीं है वो, तो स्तुति है, स्त्रोत है, बेसिकली स्तुति स्तुति है है वो। वो। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन वो फिल्म में जब आया और जो लोगों ने सुना है तो वो बहुत प्रभावित हुए, बोलते हैं कि ये एनर्जाइज करता है हमारे दिन को, हम दिन में शुरुआत में नहीं, ही उसने लगाते मूवी को भी एनर्जाइज किया है, हैं। नो डाउट, क्योंकि धर्म क्षेत्र की पब्लिसिटी ज्यादा नहीं हुई थी। सिर्फ यही था कि उसमें परेश रावल जी हैं, नसरुद्दीन शाह धर्म जी संकट हैं, में। तो हाँ, तो उसको उन्होंने ज्यादा मार्केटिंग की नहीं की थी उस जी फिल्म जी की। जी। तो बट इन्हीं लोगों के बल पे थोड़ी वो थोड़ी आई, कंट्रोवर्सी भी हो गई थी वो मूवी कंट्रोवर्सी की, भी हो गई थी कि थोड़ा सा वो हिंदुओं को हिंदू लेके, बाबाओं मुस्लिम्स को का। लेके जी थोड़ा सा जी जी हुआ जी। था। बट तो यस, जो ये स्रोत था उसमें, इसकी वजह से थोड़ी सी एनर्जी आई थी उस जी, मूवी के उसके अंदर। अलावा अभी मैं हाल ही में यहाँ पे आने से पहले शिव तांडव स्तोत्र मैंने पूरा गाने का मुझे मौका मिला। तो अच्छा, एक बार नहीं, 2 बार। तो एक्चुअली वो अभी तक हुआ नहीं रिलीज, लेकिन अभी दूसरा वाला जो है मैं उम्मीद तो करता कब हूँ बहुत रिलीज हो रहा जल्द, है वो ये? अभी होगा बहुत जल्द, ये महीने या इस महीने 15-20 दिनों में। चलो। और उसके अलावा माता रानी के लिए भी गाए हैं, श्री रामचंद्र जी के लिए भी गाए हैं, तो सबके लिए। अब आप लोग ध्यान रखें, अमन त्रिखा साहब हमारे यहाँ कनाडा में आते रहते हैं, और अगले साल लेकर आने एक बहुत ही खूबसूरत सा हमारे लिए गानों का गुलदस्ता, जिसके अंदर ये अपने लिखे हुए गाने भी गाएंगे, और बॉलीवुड के जो पॉपुलर गाने हैं जो आप सुनना चाहते हैं वो तो डेफिनेटली होंगे ही होंगे। तो आप लोग इसी तरह अमन त्रिखा जी को यूट्यूब पे लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें, और हमारे साथ जुड़े रहें। डायरेक्ट इंस्टाग्राम टू पे भी कर पब्लिक को भी लीजिए। करें, इंस्टाग्राम पे भी करें, सब पे इंस्टाग्राम पे कीजिए, भी करें, क्योंकि इंस्टाग्राम पे आजकल बहुत ज्यादा वेट चल रहा है। डायरेक्ट टू पब्लिक को भी कीजिए और अमन त्रिखा को भी कीजिए। सो इसके साथ कोई और अमन जी कोई बात जो मुझे लगता, मतलब आपसे बातों में इतनी सारी बातें, मैं मुझे तो खुद ही नहीं याद है क्या क्या पूछूं आपसे, क्या ना पूछूं। जी जी। तो कोई ऐसी बात जो आप अपनी तरफ से बताना चाहते हो और कुछ कहना चाहते हो कनाडा के हम इंडो कैनेडियंस को, जी। तो लेट मी नो। या कोई मैं बात भूल गया आपसे पूछनी, तो वही बता सकते हैं आप। नहीं, बहुत सारी बातें तो बहुत चल सकती हैं जैसे, लेकिन हमने जो मेजर मेजर चीजें हैं बहुत अच्छे से कवर करी हैं। और यही है कि मैं आई वुड लव टू बी वर्किंग विद ऑल द टैलेंटेड पीपल हियर। जो यहाँ पे बहुत सारे लोग आए हैं इंडिया में। मैं लास्ट टाइम मैंने शो किया था, तो यहाँ म्यूजिशियंस मैंने देखे जो वहाँ पे बॉम्बे में हम लोग साथ में करते थे काम। तो इट वाज रियली अ स्वीट सरप्राइज कि लोग यहाँ पे आके भी अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर कर रहे हैं। और बहुत धीरे धीरे यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि मुझे बिल्कुल लगता ही नहीं है कि ये दूसरी कंट्री है। नहीं, अब यहाँ पे धीरे धीरे सर अब अपनी जो इंडो कनेडियन जो डायस्पोरा जो सोसाइटी है बहुत हाँ बड़ा हो जी, गया है। बहुत बड़ा और हो हम धीरे धीरे कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर कुछ ना कुछ, जैसे पंजाबी फिल्में तो चली रही हैं गया। हाँ ऑलरेडी, जी, हाँ यहाँ पे जी। बनती भी हैं, चलती भी हैं। और अभी एक पंजाबी मूवी इंडस्ट्री का भी विचार है यहाँ धीरे धीरे डेवलप करने का। हम्म। तो बॉलीवुड भी धीरे धीरे, जो लोग बॉलीवुड से हैं वो बॉलीवुड को ट्राई कर रहे हैं, जो लोग अपना पंजाबी इंडस्ट्री से हैं वो लोग ट्राई कर रहे हैं कि हम पंजाबी इंडस्ट्री का कुछ ना कुछ बनाएं यहाँ पे। सो आई थिंक ख्वाब है, पर अभी वक्त है। जी कुछ टीम की कमी है, तो जैसे से टीम आएगी, लोग आएंगे वहां से, तो जुड़ती जाएगी और कुछ ना कुछ बनेगा। बहुत अच्छा सुनहरा मौका हम लोगों के लिए होगा कि हम जी अपने बॉलीवुड को ज्यादा देख पाएंगे या सुन जी। पाएंगे। और डेफिनेटली इंडस्ट्री तो इंडिया के अंदर ही है बॉलीवुड की, नो डाउट अबाउट दैट। हमारे यहाँ से जोनीता गांधी है, हमारे दीपक हैं, बड़े ही अ, अच्छे इंसान है, और जी बहुत ही उन्होंने मेहनत की अपनी बिटिया जोनीता गांधी पे, जो कि आज बॉलीवुड में गा रही है वहां पे। सो बॉलीवुड से हम इंडो कनेडियंस का लगाव बहुत है। कोई भी वहां से सिंगर आता तो हमें लगता है कि अपना आदमी आया है, हम्म। अपने गाने सुनेंगे, अपने जी गाने होंगे। तो इसीलिए शो मेहनत बहुत करते हैं ऑर्गेनाइजर, जी और शो बहुत ज्यादा होते हैं। और ज्यादातर मैंने अभी तक किसी लॉस में जाते हुए शोज को देखा नहीं, तो सारे शोज अच्छे जाते हैं। जी। तो आप लोग आते रहें यहाँ पे, आप गुनगुनाते लोग बुलाते रहें। रहें, आप बिल्कुल लोग सर, प्यार हम करेंगे, जितना जितना आप सराहेंगे, जितनी आप दुआएं करेंगे, जितना आप बुलाएंगे, हम हमेशा आते रहेंगे। और उम्मीद करते हैं कि अमन त्रिखा जी जब आए तो अगली बार
हमें कोई ना कोई नई खबर, कोई शादी वादी से रिलेटेड बता दें तो बहुत अच्छा लगेगा। तो इसी के साथ आज का डायरेक्ट टू पब्लिक यहीं पे समाप्त होता है। फिर मिलेंगे अमन जी के साथ इसी पॉडकास्ट पे अगले साल। थैंक यू बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।